जब आप जापान का नाम सुनते हो तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? एनिमे, कार्स या फिर कैमरास? लेकिन चलिए जानते हैं जापान की ऐसी एक अंडररेटेड चीज के बारे में जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ जापानीज ट्रेन्स की। राहुल भाई, ट्रेन्स तो हमारे इंडिया में भी है ना। तो जापानीज ट्रेन्स में ऐसा क्या खास है? जी बिल्कुल है हमारे यहाँ ट्रेन्स, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के लिए चलिए एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं इंडियन एंड जापानीज ट्रेन्स का। इंडिया में अगर आपको बैंगलोर से पुणे जाना है जो कि 800 किलोमीटर का सफर है, तो आपको करीब 18 से 20 घंटे लग जाएंगे ये सफर तय करने में ट्रेन से। लेकिन जापान में अगर आपको टोक्यो से ओसाका जाना है जो कि 500 किलोमीटर का सफर है, तो गैस कीजिए कितना समय लग जाएगा आपको ट्रेन में? 12 घंटे, 10 घंटे या फिर चलो 6 घंटे? आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये सारे जवाब गलत हैं। टोक्यो से ओसाका ट्रेन से जाने में बस 2.5 घंटे लगते हैं। जी हाँ, 2.5 आवर्स। ये पॉसिबल हो पाया जापानीज बुलेट ट्रेन्स की वजह से, जिनको शिकेनशन भी बोला जाता है। लेकिन जापानीज ट्रेन्स आखिर इतनी फास्ट कैसे हो पाई? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसी वीडियो में। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1870s में। उस वक्त लोग मेनली घोड़ों पर या फिर घोड़ा गाड़ी का ही यूज किया करते थे ट्रैवल के लिए। लेकिन जब 1872 में जापान के सबसे पहले रेलवे लाइन को ओपन किया गया, तब लोग बहुत एक्साइटेड थे ट्रेन को देखकर, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट बहुत फ्यूचरिस्टिक था। लेकिन जब लोगों ने ट्रेन से सफर करना शुरू किया, उन्हें ये रियलाइज हुआ कि ट्रेन्स बहुत स्लो एंड अनरिलायबल हैं, क्योंकि उस वक्त की ट्रेन्स स्टीम इंजन पर चला करती थी, जो कि बार बार खराब हो जाती थी या फिर कोयला खत्म हो जाने की वजह से ट्रेन्स को रोकना पड़ता था। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से लोग ट्रेन के सफर को इतना भरोसेमंद नहीं माना करते थे। ये सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद अर्ली 1900s में ज्यादा रेल लाइंस बिछाई गई, ज्यादा ट्रेन्स भी लाए गए और ट्रेन्स की क्वालिटी भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया गया। 1950s तक इन ट्रेन्स की एवरेज स्पीड थी 58 किलोमीटर पर आवर। रेफरेंस के लिए आज के इंडियन ट्रेन्स की तरफ देखते हैं, जिनकी एवरेज स्पीड 70 टू 90 किलोमीटर पर आवर है। और जो नई वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है उसकी एवरेज स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर है। तो 1950s की ये जापानीज ट्रेन्स स्लो तो थी, ऊपर से ये ट्रेन्स बार बार रुक जाती थी स्टीम इंजन के खराब होने की वजह से। और इन्हीं स्टीम ट्रेन्स में टोक्यो से ओसाका, जो कि 500 किलोमीटर का सफर है, इसमें करीब 7 से 10 घंटे लग जाते थे। लेकिन इसमें सारी गलती ट्रेन्स की भी नहीं थी। रेल ट्रैक्स को ही कुछ ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर ट्रेन्स के रास्ते में कोई नदी आए तो नदी के ऊपर ब्रिज बनाकर जाने की बजाय ट्रेन्स को नदी के किनारे से मुड़कर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से हर मोड़ पर ट्रेन्स को बार बार स्लो डाउन होना पड़ता था ताकि ट्रेन पलट ना जाए। उस पॉइंट ऑफ टाइम तक जापान में कार्स एंड एरोप्लेन्स का इंट्रोडक्शन हो चुका था, तो लोग इनसे ट्रैवल करना ज्यादा प्रेफर करते थे एज कंपैरिजन टू ट्रेन्स। कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 1958 की तरफ। इस वक्त जापान ओलंपिक गेम्स को अपने देश में होस्ट करने के प्रिपरेशन में लग गया था। इस ओलंपिक गेम से जापान पूरी दुनिया को दिखा देना चाहता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जापान कोई पिछड़ा हुआ कंट्री नहीं है। वो सबको ये बताना चाहता था कि जापान ने कितना प्रोग्रेस कर लिया है सिंस द लास्ट वॉर। लेकिन उस वक्त जापान का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो प्रोग्रेस की ओर तो बिल्कुल भी इशारा नहीं कर रहा था। उसे देखकर कोई भी ये नहीं बोलता कि वाओ कितना प्रोग्रेस किया है जापान ने। तो 1959 में जापान ने अपने फर्स्ट एवर हाई स्पीड रेलवे लाइंस बिछाने शुरू कर दिए। लेकिन ये कोई सस्ता प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। इसमें करीब 200 बिलियन येन या फिर 100 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला था। खर्चा तो इसमें बहुत ज्यादा था, लेकिन जापानीज गवर्नमेंट ये खर्चा करने के लिए रेडी थी, क्योंकि ये बात सिर्फ जापानीज लोगों की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में नहीं थी, ये बात थी जापान के रेपुटेशन के बारे में। जापान ये सबको दिखा देना चाहता था कि इवन दो जापान वर्ल्ड वॉर 2 हार गया था, लेकिन अब जापान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस की ओर। लेकिन एक बुलेट ट्रेन को बनाने के लिए इंजीनियर्स को बहुत सारे एरियाज में इनोवेशन करने की जरूरत थी। बाकी जो नॉर्मल एंड स्लो ट्रेन्स थी वो एक दूसरे के साथ ट्रैक्स शेयर किया करती थी, लेकिन बुलेट ट्रेन्स के लिए अपना खुद का ट्रैक बनाया गया। और इन ट्रैक्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि अगर रास्ते में कोई मोड़ भी आए तो भी ट्रेन्स की स्पीड कम ना हो। जो नॉर्मल ट्रेन ट्रैक्स हैं उनको पहले
बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया जाता है और फिर बाद में इन्हें एक साथ जोड़ा जाता है। इसी की वजह से हमें ट्रेन्स की वो छुक छुक साउंड मिल पाती है। लेकिन जो बुलेट ट्रेन्स थी उसकी ट्रैक को एक लंबी कंटिन्यूस लाइन में बनाया गया था ताकि ट्रेन्स कम हिले और राइड की स्मूथनेस बढ़ पाए। इसी ट्रैक की वजह से बुलेट ट्रेन्स की स्पीड भी ज्यादा बढ़ पाई और मेंटेनेंस का खर्चा भी बच गया। बुलेट ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं उनको नॉर्मल ट्रैक से ज्यादा वाइड बनाया गया ताकि ये ट्रेन्स हाई स्पीड पर भी स्टेबल एंड सिक्योर रहे। ट्रेन ट्रैक्स एंड रोड के जो इंटरसेक्शंस होते हैं वहाँ पे ब्रिजेस बनाए गए ताकि ट्रेन्स के लिए कार को और कार्स के लिए ट्रेन को स्लो डाउन ना होना पड़े। बुलेट ट्रेन्स में एयर स्प्रिंग्स लगाए गए जिससे ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स को एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की स्टेबिलिटी मिल पाए। बुलेट ट्रेन्स को अपने आइकॉनिक पॉइंटी नोज भी दिया गया था जिससे कि एयर रेजिस्टेंस कम हो और ट्रेन्स की स्पीड ज्यादा हो। इन्हीं सब के रिजल्ट में हमें मिल पाया एक सुपर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन। इसको अगर हम उस जमाने के नॉर्मल ट्रेन से कंपेयर करें तो स्टीम ट्रेन्स की मैक्सिमम स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर थी और दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन्स थी जिनकी मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर थी। ध्यान में रखिए कि ये बात 1960s की हो रही है। उस जमाने में ऐसी एक अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन जिसकी एक लंबी सी नाक हो और जो इतना स्टेबल हो कि इसमें ट्रैवल करते वक्त आप इसके विंडो की सीट पे बैठकर गर्मा गर्म चाय का भी आनंद उठा सके। ये सब जापानीज लोगों के लिए किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं था। पहले जब टोक्यो से ओसाका जाने के लिए 7 से 10 घंटे लग जाते थे वही सफर बुलेट ट्रेन में 4 घंटों में हो रहा था। इनिशियली ये बुलेट ट्रेन सिर्फ टोक्यो से ओसाका या फिर ओसाका से टोक्यो ही ट्रैवल किया करती थी, लेकिन 1975 के बाद से इन्हें जापान के अलग अलग जगह तक एक्सटेंड किया गया। आज के टाइम में भी ये बुलेट ट्रेन्स बहुत फास्ट एंड बहुत रिलायबल हैं जिनका एवरेज डिले टाइम 1 मिनट से भी कम है। जिन जिन शहरों को बुलेट ट्रेन से कवर किया गया था उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है क्योंकि बुलेट ट्रेन के आने के बाद सिटीज के बीच में जो ट्रैवल टाइम था वो बहुत कम हो गया था। कोई भी आदमी एक शहर में रहते हुए दूसरे शहर में अपना जॉब कर सकता था। अभी वर्क फ्रॉम होम के ज़माने में एक जगह पर रहना और दूसरी जगह के लिए काम करना बहुत कॉमन लगता है हमें, लेकिन सोचो ज़रा 1960s में जब ये लोग कर पाए होंगे तब उनकी ज़िंदगी कितनी बदल गई होगी। अगर ये इंडिया में होता तो बेंगलोर में रह रहे इंजीनियर्स को घर जाने के लिए लंबी छुट्टियों का इंतज़ार ना करना पड़ता। अब वीकेंड्स में भी घर जाकर वापस आ सकते थे भाई। लेकिन जापान ये सब कुछ अपने डिटर्मिनेशन के बिना साकार नहीं कर पाता। 1945 के वॉर के बाद जब जापान एकदम डिस्ट्रॉय हो गया था वहां से उठकर जापान वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के दिखाता है। ये कहानी मैंने बताई है इस वीडियो में, यहाँ पे क्लिक करके वो देख सकते हो। मिलते हैं उसी वीडियो में।